हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है वीडियो के एग्ज़ाम की डेट जो है कंफर्म हो गई है। पहले ये 4-5 दिसंबर में होना था, लेकिन अब 5 दिसंबर को होगा। ठीक है, पहले 2 दिन होना था, ये अब एक ही दिन होगा और 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होगा। तो आप अपनी तैयारी में रेगुलर लगे रहिए। ठीक है, हमने सामान्य हिंदी की रिवीजन क्लास शुरू की थी, आज उसका सेकंड पार्ट है। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगा, एकदम सिलेक्टेड। ठीक है, तो आपके पास लगभग 19 से 20 दिन हैं इस एग्ज़ाम के, तो आप अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए, पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, तो गाइज़ आज की वीडियो में हम लोग हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जितने भी हैं। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं या आप हमारे उत्तराखंड वाली सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम जो महत्वपूर्ण तत्सम और तत्व शब्द हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, गोधूम ये एक तत्सम शब्द है और उसका तत्व होता है गेहूँ। ठीक है, भ्रमर किसका होता है? ये होता है भोरा। ठीक है, भोरा एक तत्व शब्द है और भ्रमर जो एक तत्सम शब्द है। चंद्र, ठीक है, चंद्र काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि अधिकतर लोग चांद को जो है तत्सम समझ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना, चंद्र तत्सम है और चांद जो है ये तत्भव है। अक्षी एक तत्सम शब्द है और इसका तत्व क्या होता है? आँख। ठीक है, इसी तरह से रेगुलर हम 10 से 10 लेंगे। ठीक है, तो उससे हमें ये अच्छे से याद भी हो जाएंगे। गिद्ध जो है एक तत्सम शब्द है, उसका तत्व क्या होता है? गिद्ध। ठीक है, उज्ज्वल, ठीक है, और इसका तत्व क्या होता है? उजाला। ठीक है, और उज्ज्वल आपको शुद्ध वर्तनी में भी देखने को मिलेगा। घोटक एक तत्सम शब्द है और उसका तत्व होता है घोड़ा। ठीक है, सौभाग्य वाला अभी आपको कल इस साइड में देखिए पूछ भी रखा था। सौभाग्य एक तत्सम शब्द है और उसका तत्व होता है सुहाग। ठीक है, उसके अलावा तड़ाग भी तत्सम है, उसका तत्व होता है तालाब। ठीक है, कोकिल एक तत्सम शब्द है और इसका तत्व होता है कोयल। ठीक है, तो इसी तरह से हम रेगुलर मोस्ट इंपोर्टेंट जो होंगे वही लेंगे। उसके बाद बात करें हम फारसी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, आमदनी ये फारसी का है। आवाज़, आईना, चिराग और बीमार। ठीक है, बीमार का ये एग्जाम में पूछ रखा है कि बीमार जो है किस भाषा का है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। चलिए अगला देख लेते हैं, ब्रह्म समाज। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना काफ़ी पूछी जाती है और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1828 में। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने। तो इस तरह से जैसे ब्रह्म समाज हो गया, ठीक है, प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, तो रेगुलर जो है हम इनको एक एक वीडियो में लेंगे। उसके बाद बात करें हम लोग 8वीं अनुसूची से संबंधित संशोधन। तो यहाँ से आपको पता है कि ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। ठीक है, उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, तो इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992 में, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 को जोड़ा गया था। उसके बाद हुआ था इस 1992 से, आप 92 वाला भी याद रखना। ठीक है, तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। मैथिली अकेली बोली है जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है, इनसे आपसे पूछ लेगा कौन सा संशोधन है या कब हुआ था, कौन सी भाषा जोड़ी थी। तो यहाँ से तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पश्चिमी हिंदी हो गया, पूर्वी हिंदी हो गया, राजस्थानी हो गया, यहाँ से तो भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं। तो पश्चिमी हिंदी से आपको पता है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो कौरबी, अब इसको खड़ी बोली कहा जाता है। बांगरू, इसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? हरियाणवी। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये सभी जो आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। कौरबी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है प्रथम राजभाषा आयोग, या इनको बीजी खैर आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार यूपी SSS ने पूछ रखा है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 7 जून 1955 को इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर, यानी बीजी खैर, इसलिए इसको बीजी खैर आयोग भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी, ठीक है, यानी प्रतिवेदन कब दिया था इन्होंने? तो 31 जुलाई 1956 को। ठीक है, उसके बाद आती है संसदीय राजभाषा समिति, इसको पंडित गोविंद वल्लभ समिति भी कहा जाता है। तो इसका गठन 16 नवंबर 1957 को हुआ था। अध्यक्ष थे इसके गोविंद वल्लभ पंत जी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन कब दिया था? 8 फरवरी 1959 को। ठीक है, तो दोनों ही ये
काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, चारों में से आपको एक ना एक देखने को मिलता ही है। तो पहले बात करें छा की। ठीक है, तो ये मिलता है का और नीचे हलंत का आप जरूर ध्यान रखेंगे, और ये वाला शा। ठीक है, ये तभी याद होंगे आपको अच्छी तरह से जब आप रेगुलर इनकी प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के। ठीक है, उसके बाद आता है त्रा। ठीक है, तो ये किससे मिल के बनता है, ये वाला ता, इसके नीचे हलंत प्लस रा, ये ठीक है इस तरह से बनता है। उसके बाद आता है ज्ञा। ठीक है, ये बनता है जा, इसके नीचे हलंत और फिर ये वाला ना। ठीक है, उसके बाद आता है श्रा। ठीक है, ये वाला श्रा, तो ये शाह उस पर हलंत प्लस रा। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये किस किस से मिलकर बनते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनता है। उसके बाद आता है आयोग वाह। ठीक है, तो आयोग वाह में जो ये वाला होता है, ठीक है, इसे शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। इस तरह से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी है। ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये भी मिल जाएगा आपको, कई सारे मतलब ऑप्शन दे देगा बना के आपको, तो ये वाला याद रखना है आपको। ठीक है, तो इस वाले को क्या कहते हैं, अनुस्वर। ठीक है, और ये है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग क्या होता है, जिसके पीछे पार्श्व बिंदु होते हैं दो, ये होता है विसर्ग। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर आयोगवाह कहा जाता है, और पहले वाले को कहा जाता है अनुस्वार और दूसरे वाले को कहा जाता है विसर्ग। ठीक है, दोनों का आप याद रखेंगे। उसके अलावा है शुद्धवर्ती, जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अलौकिक, इधर अशुद्ध है और इधर शुद्ध है, तो आप शुद्ध वाले पे ध्यान रखना। ठीक है, अलौकिक जो होता है अलौकिक, वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, दो मात्रा होती हैं। पैतृक, पैतृक को ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी पूछा जाता है। अनुग्रहित, अनुग्रहित। ठीक है, काफ़ी बार काफ़ी एग्जामों में पूछा गया अनुग्रहित, तो अनुग्रहित में काफ़ी गलती होती हैं। ठीक है, और सबसे फेवरेट तो देखिए कवित्री वाला है। ठीक है, कवित्री, कवित्री होता है। ठीक है, श्रृंगार, श्रृंगार आपको इस तरह से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉन्ट की वजह से आ नहीं रहा था, तो श्रृंगार आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से मात्रा होगी और एक वो होगा। उसके बाद होता है ये अनुषंगिक, इधर ये अनुषंगिक होता है। ठीक है, अनु नहीं होता, ये आनुषंगिक होता है। ठीक है, प्रज्वलित, प्रज्वलित में जा जो है ये आधा आएगा। ठीक है, आशीर्वाद में बा के ऊपर मात्रा आएगी, ना कि शा के। ठीक है, तो आशीर्वाद। छिद्रान्वेषी में बस थोड़ा सा क्या अंतर है, ये आपको ये बस सा और इस वाले शा का याद ध्यान रखना है। ठीक है, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। ठीक है, तो ये वो सिलेक्टेड मैंने लिए हैं जो काफ़ी एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, इनको आप यूज़ करके देख लेना एक बार और। उसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण विराम शब्द। देखिए अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम ये वाला होता है। ठीक है, उसके बाद आता है अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम हो गया। विस्मय आदि को क्या कहा जाता है, आश्चर्य चिन्ह, ये जो होता है। ठीक है, इसके नीचे एक छोटा सा बिंदु होता है, तो ये वाला। उसके बाद आता है अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह ये सिंगल वाला होता है, ये वाला जो होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरुक्ति सूचक, किसी बात को दोबारा लिखना इस तरह से। तो आपको पता है विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बात करें हम महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखिए जिसके पास कुछ भी ना हो। ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, ईशान। भला चाहने वाले के लिए हितैषी। ठीक है, अत्यधिक वर्षा होने को क्या कहते हैं, अति वृष्टि। ठीक है, क्या कहते हैं, अति वृष्टि। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है उसे कहते हैं मुमुक्षु। क्या कहते हैं उसको, मुमुक्षु। और मुमुक्षु जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है अलंकार। इसमें मैंने आज रूपक अलंकार के उदाहरण लिए हैं। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूब रही ताराघट, तो ऊषा नगरी। ठीक है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट ऊषा नगरी। तो ये एग्जाम्पल है, ये रूपक अलंकार का है। किसका है, रूपक अलंकार का। इसमें होता क्या है कि उपमेय में जो है उपमान का निषेध रहित आरोप होता है गाइस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। तो इसमें भी क्या है, रूपक अलंकार है। और चरण कमल बंदो हरिराई, ये तो पूछ भी रखा है एक बार यूके ट्रिपल एस ने। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये भी रूपक अलंकार है। इसी तरह से हम रेगुलर जो है एक एक अलंकार लेंगे। चलिए अगला है महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। देखिए जो काफ़ी पूछे जाते हैं, अश्व, अश्व के काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अश्व का देखिए एक होता है घोड़ा, घोटक, है, बाजी और तुरंग। ठीक है, तुरंग काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद घोटक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे, घोड़ा, घोटक, है, बाजी, तुरंग, ये अश्व के पर्यायवाची। उसके बाद आती है रात। रात का देखिए क्या क्या होता है, रात को तमीशा कहा जाता है या तमिश्रा भी मिलेगा आपको। ठीक है, निशा, रजनी, निशित, विभावरी, रैन। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है तमीशा
निशा, रजनी और निशित, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बिजली। बिजली का पहले पूछ रखा है दामिनी। ठीक है, दामिनी हो गया, चंचला हो गया, तड़ित हो गया, चपला हो गया। सबसे ज़्यादा दामिनी और चंचला पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कुबेर। कुबेर को देखिए धनत कहा जाता है, किन्नरेश, यक्षपति, श्रीध, धनेश्वर, राजराज और धनाधीप। ठीक है, धनाधीप। तो यक्षपति पूछ रखा है, तो क्योंकि इन कुबेर जी के पूछे जाते हैं तो आप याद रखेंगे यक्षपति वाला। ठीक है, यक्षपति वाला काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद आता है आम, रसाल, पिकबंधु, सैकार, अति सौरभ और अमृत फल। पिकबंधु पूछ रखा है, अति सौरभ भी पूछ रखा है, और एग्जामिनर वही पूछता है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप आम के याद रखेंगे, रसाल, पिकबंधु, सैकार, अति सौरभ और अमृत फल। उसके बाद देखिए इसमें मैंने वो साहित्य अकादमी पुरस्कार लिए हैं जो वीडियो के में हमारे दे रखे हैं ना, जितने भी साहित्यकार हैं वो उन सभी को मैंने इस वीडियो में लिया है जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। तो जिसको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उनको सबको मैंने लिया है इसमें। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 जो मिला था ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। ठीक है, ये ठीक है माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था तरंगिणी काव्य। देखिए इनके आपको काव्य या इनका जो निबंध है, जो विधा है इनकी, वो जरूर आपने याद रखनी है क्योंकि पूछ सकता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को तरंगिणी काव्य के लिए। उसके बाद दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958, ये राहुल संस्कृतान जी को मिला था मध्य एशिया का इतिहास के लिए। ठीक है, उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को, ये मिला था इन्हें कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए। उसके बाद बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 की, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ भी रखा कि किसके लिए हजारी प्रसाद जी को मिला था, तो आलोक पर्व, ये इनका एक निबंध था। ठीक है, 1973 में मिला था इनको, और आलोक पर्व इनका एक निबंध है। और ये मैंने वो ले रखे हैं जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं सभी। ठीक है, सभी के सभी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982, तो देखिए हरिशंकर परसाई जी को मिला था। ठीक है, विकलांग श्राद्ध का दौरी एक व्यंग्य था, इनका विधा क्या थी, व्यंग्य। तो हरिशंकर परसाई जी का आप याद रखना क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में मिला था हरिशंकर परसाई जी को विकलांग श्राद्ध का दौर व्यंग्य के लिए। उसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 ये मिला था रघुवीर सहाय जी को। ठीक है, किसके लिए मिला था, लोग भूल गए हैं, ये इनका एक काव्य है। ठीक है, इसके लिए मिला था। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000, तो ये मिला था मंगलेश डबराल जी को, इनका एक काव्य था हम जो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002, ये राजेश जोशी जी को मिला था दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए। ठीक है, उसके अलावा मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005, ये मिला था मनोहर श्याम जोशी को, इनका एक उपन्यास है क्याप। ठीक है, तो गाइज़ इसकी पीडीएफ को जो है मैं शेयर कर दूंगा, आप इसकी पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर लेना क्योंकि ये काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इसी तरह से मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ का देखिए कोई भी चार्ज नहीं है, ये आपको फ्री में मिलेगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और जब मर्जी इसको पढ़ना। ठीक है, तो गाइज़ आगे से जो है इसी तरह से वीडियो मिलती रहेंगी आपको, क्योंकि अब क्वेश्चन कराने के नहीं सीधा उसका जो एक टॉपिक है उसको पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ इस तरह से आपको पूरी वीडियो मिलेगी, उत्तराखंड वाली भी मिलेगी, जीके वाली भी मिलेगी और ये हिंदी वाली भी। अगर गाइज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट करें तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।